द लैक ऑफ नॉलेज किसी भी फील्ड में आपको कॉन्फिडेंस को कम करने में ही काम करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है, आप 5,000 10,000 रुपया का देकर किसी इवेंट में नहीं जा रहे, आप अपनी नेटवर्किंग नहीं कर रहे हैं, आप अपना नॉलेज को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। 1 लाख रुपए मेरे पास मान लीजिए, तो मैं पहले ये सोचूं कैसे कि मैं कैसा बिजनेस करूं, क्या करूं, ये इनिशियल स्टेज पे बताइए। कहते हैं लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन एक शॉर्टकट है सर कि दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखकर अपने आप को जो है, मैंने पढ़ा है कि सैलरी इज दैट काइंड ऑफ ड्रग, वो ऐसा ड्रग है जो 1 तारीख को आती और आपको कभी भी अमीर बनने नहीं देती। आज के डेट में सर जो है ना, जो कंपनियां बहुत तेजी से ग्रो हो रही है, इसके पीछे एक रीजन है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तो मुझको कब तक रोकोगे, तो मुझको कब तक रोकोगे। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर, स्टूडेंट कोच, वापिस आया हूं अपने आज के बेहतरीन पॉडकास्ट में जिसका नाम है जिंदगी एक मोटिवेशन। आपका संघर्ष, आपकी कहानी, आपकी जुबानी। फ्रेंड्स, इस पॉडकास्ट में हम सीखते हैं हाउ टू टर्न एन एडवर्सिटी इनटू एन एडवांटेज, हाउ टू कन्वर्ट अ फेलियर इनटू सक्सेस, हाउ टू टर्न स्टम्बलिंग ब्लॉक्स इनटू स्टेपिंग स्टोन्स। दोस्तों, हर बार की तरह मेरा यही प्रयास होता है कि कुछ ऐसे मेहमान को लाए जिन्होंने जिंदगी में कुछ खास किया है। तो आज बिना समय गवाए मैं बुलाना चाहता हूं अपने आज के पॉडकास्ट में मिस्टर मनीष रावत को, जो कि एक एंटरप्रेन्योर है। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग इन योर। कैसे हैं? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा हूं, आप कैसे हैं? बढ़िया। मनीष जी, हम लोग बिल्कुल समय नहीं गवाएंगे, इस पॉडकास्ट को हम लोग टू द पॉइंट रखेंगे। बिल्कुल। और जो भी हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ऑडियंस को प्रॉफिट होना चाहिए, बिल्कुल, ऑडियंस को बेनिफिट होना चाहिए। आप एक सफल एंटरप्रेन्योर हैं, आपकी कंपनी 50 करोड़ का वैल्यूएशन क्रॉस कर गई है, तो मैं चाहता हूं कि आपने जो लर्निंग्स गेन की है वो ऑडियंस को शेयर किया जाए। बिल्कुल सर। सीधा सवाल, एंटरप्रेन्योरशिप क्यों? एंटरप्रेन्योरशिप क्यों, ये बहुत बड़ा सवाल। मुझे नहीं लगता इसके लिए बहुत सारे कंफ्यूजन्स एंड ऑल होने चाहिए, बहुत ही क्लियर है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो देश की जीडीपी में बहुत बड़ा ग्रोथ होता है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं जिससे लोगों को रोजगार मिलता है। और जो आप एंटरप्रेन्योरशिप जब जर्नी में आते हैं तो नई चीज़ों का इनोवेशन करते हैं, चीज़ें आसान बनती है। सो सिंपल थिंग्स कि आपको आसान बनाना है इंडिया के ग्रोथ के लिए, और हमारे जो आसपास के लोग हैं उनके लिए रोजगार क्रिएट करने के लिए हमें एंटरप्रेन्योरशिप करने की आवश्यकता है। मनीष जी, आपने तो बड़ी खूबसूरती से कह दिया, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क तो बहुत होता है, करेज की बहुत जरूरत होती है, इंसान को फियरलेस बनना पड़ता है। लेकिन मान लेते हैं कि अगर मेरे पास कैपिटल है भी, मान लेते हैं कि मेरे पास 20 लाख रुपए है, बनाने वाले ने तो 0 रुपए से करोड़ों का कारोबार बनाया है, करोड़ों का बिजनेस बनाया है। मैं मान के चलता हूं कि अगर मेरे पास 20 लाख रुपए है, फिर भी क्या मेरे पास ये कैपेबिलिटी है कि मैं रिस्क ले सकूं? दुनिया का कोई भी ऐसी चीजें बताइए जिसमें रिस्क नहीं है। यूपीएससी के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, 100% क्रैक होगा, वहां पर भी फेलियर के चांसेस है। हाँ, बिल्कुल है। आप आईआईटी निकालिए, आप मेडिकल की तैयारी कीजिए, एनीथिंग। तो दुनिया की कोई ऐसी चीजें नहीं है जहां पर फेलियर रेट नहीं है। यहाँ पर तो हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप में 90% ही फेलियर रेट है, यानी कि 10% सक्सेस रेट है। 100 में से 10 लोग सक्सेसफुल हो, 100 में 10 होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर जो है एक हमारा जो माइंड को उस तरीके से डेवलप किया गया, हमारी जो सोसाइटी है, खास करके हम लोग बिहार से जो आते हैं, बिहार, यूपी, झारखंड, यहाँ पर हमारी माइंड की कंडीशनिंग ही इस तरीके से की गई है कि जॉब करो, जॉब करो, जॉब करो। जहां पर हमें जॉब करना लगता है कि कोई भी पैसा लगाना, अमाउंट लगाना रिस्क है, लेकिन रिस्क तो हर जगह पर है। मैं जैसा बोला कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां भी तो रिस्क है। पेरेंट्स अपने आईआईटी बच्चे को आईआईटी करवाना चाह रहे हैं, वहां पर भी 2 साल 3 साल से करवा रहे हैं, 5 लाख 8 लाख जा रहा, कोटा भेज रहे हैं, XYZ जगह पर भेज रहे हैं, वहां पर भी तो रिस्क है। बच्चे का नहीं निकला तो 7 लाख रुपए का लॉस, 8 लाख रुपए का लॉस, और साथ साथ में समय का लॉस, ठीक है। तो ये हमारे माइंड के कंडीशनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की परिवेश मिली, किस तरीके के थॉट आपको दिया गया है। आप यहीं पर जाकर पूछिए गुजरात के बच्चों से
क्या आपको बिजनेस करना है, कोई उसको कोई डिस्टर्बेंस। गुजरात का डायलॉग जब जीवन में कुछ मोटा करबूज, हाँ, सम काइंड मोटा ऑफ करबूज, मोटा करबूज ऐसा ही कुछ चलता है। तो वहां पर जो है कि कंडीशनिंग है कि आपको जो है बड़ा होना है, बिजनेस करना है, बड़ा करना है, मोटा करना है, बड़ा करना है, वो पार्ट है। तो आपका ब्रेन का कंडीशनिंग कैसे हुआ मैं समझ रहा हूं, लेकिन रिस्क को कैसे कम किया जाए? मान लेते कि मेरे पास 20 लाख रुपए है, मुझे तो हमेशा यही डर रहेगा ना कि यार मेरा 20 लाख रुपए कहीं बिजनेस नहीं चला, जो मेरा 20 लाख रुपए का एफडी करके जो भी एक एक्स अमाउंट मेरे अकाउंट में आ रहा है और 20 लाख का 20 लाख पड़ा हुआ है, वो तो मुझे सिक्योरिटी की तरफ लेके जाता है। सिंपल सा सर, एक लाइन ही इसका आंसर, इसके अलावा कोई आंसर है नहीं। द लैक ऑफ नॉलेज किसी भी फील्ड में आपको कॉन्फिडेंस को कम करने में ही काम करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। आप किसी भी चीजों से रिलेट, कॉन्फिडेंस पे काम करने पर काम होगा, स्किल के ऊपर काम करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। अगर स्किल ही नहीं है, मुझे XYZ बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे उसके बारे में कोई नॉलेज आइडियाज नहीं है, अब अंदर ही अंदर डर ये लगेगा कि अगर डूब गया तो। दूसरी चीज है, आप दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर आप बिजनेसेस को सोचेंगे कि हो जाएगा, तो फिर आपको फिर से फेयरनेस आएगा, फिर से डर आएगा कि मेरा बिजनेस कहीं डूब गया तो। ठीक है, लेकिन अगर आपको डेप्थ नॉलेज है, जैसे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो वहां पर नॉलेज अगर है तो आपको डर नहीं लगेगा, आपको लगेगा एनी हाउ हम तो क्रैक कर ही जाएंगे। लेकिन आप थोड़ा सा, आप क्लास 10th में थे, 12th में आप आए, ग्रेजुएशन में आए, जब भी आपने एग्जाम दिया और प्रिपरेशन नहीं रहती है, तो आपको देखो आप कैसा महसूस करते थे, फियर महसूस करते थे, डर महसूस करते थे, अरे एग्जाम आ गया, प्रेशर हो गया, दूसरे के ऊपर डिपेंड है। Our heart comes to our mouth। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो वहां पर जो है लैक ऑफ नॉलेज ही एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। ये आपको ऐसा लगता है? यही ही पार्ट है सर। मैंने शुरू में भी देखा, स्टार्टिंग डेज में क्या होता है कि इन लोगों को एंटरप्रेन्योर बनना है और करोड़ों कमाना है। हाँ। लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए भी हमें एजुकेशन की नीड है, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप कई लोगों को आप ये देख लेते हैं कि अरे इन्होंने तो ड्रॉप आउट कर दिया, इन्होंने तो पढ़ाई नहीं करी। ड्रॉप आउट, बाय द वे, ड्रॉप आउट ऑडियंस ये भी ड्रॉप आउट है। क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा यहाँ बताइए। क्वालिफिकेशन मुझे लगता है कि डिग्री बहुत ज्यादा माइने नहीं रखता है। आपने क्वालिफिकेशन पहले बताइए। 12th है, उससे ज्यादा हमने 12th पास, उससे ज्यादा हमने। अभी आपके पास कितने एम्प्लॉइज हैं जिनको आप सैलरी पे कर रहे हैं? 80 एम्प्लॉइज हैं। अच्छा, जो भी एम्प्लॉइज जो बहाल कर रहे हैं या जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं, उनका क्वालिफिकेशन क्या है? एवरेज हम लोग जो जब भी देखते हैं सर, फोकस है हमारा कि हम स्किल को प्रायोरिटी दें, क्योंकि स्किल से आप काम करवाएंगे, डिग्री से काम नहीं करवाएंगे। ठीक है, लेकिन स्किल के साथ साथ अगर डिग्री है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। लेकिन डिग्री के साथ स्किल नहीं है तो कोई काम के नहीं। आप लेकर आइए, कहीं का भी डिग्री लेकर आइए, कोई फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं होना है। तो यहीं पर हम लोग थे कि जैसे जब मैं इनिशियल डेज में भी था, तो लोग, इंडिया का माइंडसेट ये है कि हमको बिजनेस तो बड़ा करना है लेकिन पढ़ना नहीं है। लेकिन होटल मैनेजमेंट करना है तो 4 से 6 लाख रुपया देंगे, और इंटर्नशिप में सर ये कई सारे होटल मैनेजमेंट वालों को बुरा लग सकता है, मैं माफी चाहूंगा, बट आप देखेंगे कि उनको इंटर्नशिप में क्या करवाया जा रहा है। तो प्लेट उठाइए, सर्व कीजिए, प्लेट को कैसे साफ रखना है, सिखाया जाता है। यही 4 से 5 लाख 6 लाख रुपया दे रहे हैं। लेकिन आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है, आप 5,000 10,000 रुपया का देकर किसी इवेंट में नहीं जा रहे हैं, आप अपनी नेटवर्किंग नहीं कर रहे हैं, आप अपना नॉलेज को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। तो जब तक आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो कंपटीशन आपको बीट कर देगा। फिर वहां पर भी तो ओवरऑल आप जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे तो मल्टीपल पॉइंट्स भी आते हैं फॉर्मल पॉइंट में, फॉर्मल तरीके से अगर हम देखें। लेकिन अगर एक बात पूछेंगे तो इसके लिए, अब इसके बाद आपको फाइनेंशियल की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, मैनेजमेंट अच्छा आना चाहिए। आप जब बिजनेस के ऊपर काम करते हैं तो आपकी आइडियाज के ऊपर काम अच्छा होना चाहिए। आप उसके ऊपर जो एक छोटा सा मॉडल, उसको कहते हैं MVP, उसको आप टेस्ट कर लीजिए मार्केट में सबसे पहले कि हमारा चलेगा नहीं चलेगा। आप सर्वे कीजिए, आप सर्वे नहीं करते हैं, आपको अपने अंदर में कॉन्फिडेंस है कि नहीं ये बिजनेस चलेगा। आप जब 4 लोगों के पास जाते हैं, अब वो जब आपको बोलता है कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए, तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। जबकि आपको उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी या रिसर्च करना पड़ेगा, स्किल को आपको लाना पड़ेगा। एनी हाउ कहीं पर भी जाइए, आप स्किल सीखिए, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। उसके अलावा कहीं कोई रास्ता देखिए, अभी रिसेंटली हम लोग पढ़ रहे हैं, एक स्टार्टअप आया बाइजू। तो बाइजू ने तो रिस्क भी लिया, बाइजू ने कुछ अलग भी किया, कंपेटिटिव एडवांटेज भी उन्होंने क्रिएट करा, लेकिन बाइजू गड़बड़ा गया। तो ऐसे से बहुत सारे स्टार्टअप हैं बिल्कुल जो शुरू हुए थे, फिर बीच में इन्वेस्टर का पैसा लिए और कई हजार करोड़, कुछ 100 करोड़ में वो आए और बहुत तेजी से आए। तो मैं ये जानना चाहता हूं
पहला तो टिक मैं ये जानना चाहता हूँ कि बायजू जो रहा उसके फेलियर को आप कैसे देखते हैं? बहुत सिंपल सर, देखिए हर प्रोडक्ट हर कस्टमर के लिए नहीं बना होता है, बी सिंपल, ठीक है। लेट्स से एग्जांपल, हम लोगों के पास दो मोबाइल है जी, एक हमारे पास एप्पल है जो कि 1.5 लाख की मोबाइल है जी, और एक नस जस्ट सिंपल एंड्रॉइड मोबाइल है जो कि 20-22 हजार रुपए की जी, मोबाइल जी। है, ठीक है। अब जस्ट सिंपली मैं गांव जाता हूँ, हाँ। गांव में बोलूंगा भाई एप्पल मोबाइल है, ये 1.5 लाख की मोबाइल है, कस्टमर को अच्छा लग रहा है, लेकिन कस्टमर का पेइंग कैपेसिटी है क्या? नहीं कहा, ये चलेगा क्या? आंसर इज वेरी सिंपल, नो। लेकिन ये एंड्रॉइड मोबाइल मैं गांव में लेकर जाऊंगा तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ये सेल होगा, ठीक है। तो बायजूस, तो मार्केट रिसर्च एंड इंटेलिजेंस की आप बात कर रहे हैं। हाँ, ओवरऑल इसमें बहुत सारे फिर पार्ट आते हैं कि आपका एरिया कौन सा है, एज क्या है, किस एज बिलीफ क्या है, टेस्ट है क्या, प्रेफरेंस क्या है, लॉट्स ऑफ थिंग्स आते हैं। तो बायजूस ने जो सबसे बड़ा मिस्टेक करा कि गांव-गांव के बच्चे को भी पुश सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया 1.5 लाख रुपए की कोर्सेज। अब वो बच्चे को भी पता भी नहीं है कि उसको कैसे यूज करना है, क्या करना है, टीचर ट्रेनिंग एंड ऑल। तो जहां पर इतनी हाई कॉस्ट की प्रोडक्ट और रिजल्ट उसमें कम आना स्टार्ट हुआ, वहां से उनका क्रैश वाला पार्ट जो स्टार्ट हो गया। और पुश सेलिंग में इतना हाई, कोई भी कस्टमर को आप किसी भी चीजों को पुश सेल मत कीजिए। एग्जांपल, जैसे मैं नाइकी के दुकान पर जाता हूं और नाइकी के दुकान पर गया और उससे मैंने बोला कि भाई साहब मेरे को जो है 5 नंबर का जूता होता है। अब उसके पास 5 नंबर का जूता नहीं है, अब वो बोलेगा सर 6 नंबर ट्राई कर लो ना, 6 नंबर ट्राई कर लो, 4 नंबर ट्राई कर लो। मेरे साथ हुआ है, ट्राई कर लो, मेरे साथ ये हुआ है। ये बहुत गलत चीजें हैं। आपको ये कहना चाहिए कि सर मेरे पास तो नहीं है, आप जाकर जो है ना बगल में हमारा दूसरा सेकंड देखिए, बगल में हमारे जो है एडिडास का स्टोर है, आप वहां पर जाकर देख लो, उसमें भी अच्छे कलेक्शन से जूते के, तो आप वहां पर देख लो। तो अगर ठीक है इस बार मैं जूता यहाँ पर नहीं लूंगा, लेकिन मेरे माइंड में ये फिट हो गया कि भाई बंदे ने जो है बहुत अच्छा गाइड करा, अब दूसरा कोई प्रोडक्ट लेना होगा तो मैं इन्हीं के पास जाऊंगा, या मेरे को बच्चे को लेकर जाना होगा, मेरे फ्रेंड को लेकर जाना होगा तो मैं रिकमेंड करूंगा, राइट। लेकिन बायजूस वाले पार्ट में क्या हुआ कि सबको, सेल्स टीम को उन्होंने हायर कर लिया, ठीक है, और हायर करने के बाद उसको लीड दे दिया और पुश सेलिंग स्टार्ट कर दिया। और फंडिंग लेने से सिर्फ नहीं चलेगा, जब फंडिंग होता है तो प्रेशर होता है कि आपने फंडिंग ले लिया तो अब आपको सेल करना ही पड़ेगा, सेल करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब आपको मार्केट आपने किसी से ले लिया है, एंजल इन्वेस्टर से ले लिया, अलग अलग इन्वेस्टर से आपने ले लिया, ठीक है, अब वो आप मार्केट में आप काम ही नहीं कर रहे, तो वो वहां से प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आप भी कुछ स्टेप ऐसे ले लेते हो जो नहीं लेना चाहिए। बोर्ड ऑफ मीटिंग में जब आप बैठते हो तो वहां पर क्या होता है कि आपके पास आ गया कि भाई इस बार का टारगेट है 500 करोड़ का, करना ही करना है, नहीं तो एग्जिट ले लेंगे, तो वहां पर प्रेशर क्रिएट होता है और आप जिस विजन के साथ जाते हो वो विजन से डाइवर्ट हो जाते हैं और आप जो है अलग अलग तरीके से सेल करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से ब्रांड वैल्यू खराब हुई। अभी आज बायजूस की कंडीशन सब लोग जान रहे हैं। कहा भी गया है कि सेल्स इज इन द स्पिरिट ऑफ सर्विस। बिल्कुल, तो सेल्स तो एक बहुत कमाल की चीज है। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, 1 लाख रुपए मेरे पास मान लीजिए है या 5 लाख रुपए मेरे पास है, ठीक है, तो मैं पहले ये सोचूं कैसे कि मैं कैसा बिजनेस करूं, क्या करूं, ये इनिशियल स्टेज पे बताइए, क्योंकि आप बहुत नीचे से, आपकी स्टोरी रैक्स टू रिचेज वाली है, तो आप ये बताइए कि इनिशियल स्टेज में कैसे उठना है। एक चीज अगर 1 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए है तो कैसे करें? बहुत छोटी सी पॉइंट है सर कि जो इंसान एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है ना, उसके माइंड में आइडियाज ऑलरेडी हैं, भरकर आइडियाज हैं। जिनको लगता है ना कि मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है या कुछ करना है अपना, उनके पास ऑलरेडी आइडियाज हैं, सिंपल। और उनके पास एक आइडियाज नहीं है, 4 आइडियाज, 5 आइडियाज है, 10 आइडियाज हैं, जिसको उसको लगता है कि अरे मेरे पास पैसा हो या XYZ चीजें हो तो उसको मैं स्केल कर पाऊं, तो मैं उसको स्केल करूंगा, ठीक है। तो आइडियाज तो पहले तो है, लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि एक डायरी लीजिए और जो भी आपके माइंड में चल रहा वो आइडियाज को लिखिए और उसको आप अपने एंड से नंबरिंग दीजिए कि आपका सबसे स्ट्रांग कन्विक्शन किस वाले पॉइंट पर आ रहा है, कि मेरे को अगर इस 10 में से पहले स्टार्ट करना होगा तो मेरे लिए क्या होगा। अब वो किस किस बिहाफ पर देखेंगे, नॉलेज के बिहाफ में, इंटरेस्ट के बिहाफ में, और आप कितना उसमें एक्सपीरियंस के बिहाफ में, ये 3 चीजों के बिहाफ में आप उसे नंबरिंग करेंगे। जो टॉप पर होगा उससे आप जो है अब उसका मार्केट में फीडबैक लेंगे। सिंपल एक सर्वे फॉर्म बनाइए, गूगल पर सर्वे फॉर्म बन जाता है, और आसपास के 10 लोगों को, 10 से 20-30 लोगों को आप उस प्रोडक्ट के बारे में बताइए कि हमने एक ऐसा प्रोडक्ट या बनाया है या बनाने के लिए सोच रहा हूं, अगर ये सर्विसेज आपको मिलेगा तो क्या आप लेंगे, या इस टाइप की कोई सर्विसेज पहले यूज कर रहे हैं। इस टाइप से काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं जब आप इनिशियल डेज में सर्विस करते हैं। क्या प्राइस होगा,
अगर आप किस प्राइस में इसको लेना चाहेंगे, आप कौन सा प्रॉब्लम बार बार फेस करते हैं, क्या इस टाइप का जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ वो आपको प्रॉब्लम आता है या नहीं आता। इस टाइप के बहुत सारे छोटे छोटे 10-15 क्वेश्चंस का आप सर्वे बनाइए, उस फॉर्म से आपको आइडियाज एग्जैक्ट पता चलेगा। देखिए जब हम बिजनेस आइडिया सोचते हैं ना, तो वहां पर एग्जैक्टली हम अपने बिजनेस 100% की ये सही होगा, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मेरे माइंड में जब भी थॉट आता है ये रहता है कि जरूरी नहीं कि 100% आप सही है, उसको करेक्शंस करने की नीड है। मेरे माइंड में जब भी कोई आइडियाज आता है, मुझे लगता है कि मेरे को ये स्टार्ट करना है, तो मेरे माइंड में जो भी आता है मैं डिस्कशन करना स्टार्ट कर देता हूँ। मल्टीपल टाइम आप देखेंगे, आप कई मरतबा आप मेरे को देखे होंगे डिस्कशन करते हुए कि अच्छा सर ये करने वाला हूँ, ये कर रहा हूँ। आप हमसे भी डिस्कस किए, टीम से भी डिस्कस किए। मैं कई मरतबा ये भी हो सकता है कि जिस इंसान से आप डिस्कस कर रहे हो उसको बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उसकी नीड है, तो वो आपको बताएगा अरे ये इसमें ऐसा रहता है तो मेरे को ये मैं इसको कंज्यूम करता, परचेज करता, कंज्यूम करता या परचेज करता। तो ये जो है आपको, जब आप 10-15 लोगों से बात करते हैं तो उनके जब थॉट्स आते हैं तो आप अपने आइडियाज को नर्चर कर पाते हैं। नर्चरिंग दी आइडियाज, यहाँ पर जब आप सर्वे करते हैं तो नर्चर करना होता है। फिर उसके बाद आप छोटा सा उसका एक डेमो मार्केट टेस्ट कीजिए, ठीक है, वो एक फॉग टेस्टिंग भी कर सकते हैं, उस लेवल से आप स्टार्ट कीजिए। और करने के बाद आप उसमें देखिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, नहीं है, हम इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। देन आपको जो है फाइनेंस का एलोकेशन करना होगा कि जैसे 1 लाख रुपए है या 5 लाख रुपए हमारे पास है, तो बजट प्लानिंग भी कह सकते हैं। तो बजट प्लानिंग आप करते हैं XYZ कि हम कहां पर खर्च करेंगे, इस तरीके से, तब जाकर स्टेप बाय स्टेप है। इसके और भी अलग अलग प्रोसेस है। अच्छा 2 साल 3 साल 4 साल में ये लोग 1000 करोड़ 2000 करोड़, क्या ये इस तेजी में चलना स्टार्टअप को जरूरी है? वो थोड़ा ठहर के नहीं चल सकता है? दोनों चीजें हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तो ठहरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इनिशियल डेज में आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। आप किसी और को देख रहे हैं कि जैसे पीडब्ल्यू की बात, पीडब्ल्यू है 8,000-10,000 करोड़ की कंपनी बन गई, बहुत तेजी से बनी है, बहुत तेजी से बनी। तो क्या मतलब, और भी मैं भी अगर कोई एबीसी कंपनी खोलता हूँ तो क्या मैं भी सोच लूं कि नहीं एकदम इसको 10,000 CR क्रॉस करा देना 3 साल के अंदर? क्या ये फीजिबल है? आज के डेट में सर जो है ना, जो कंपनियां बहुत तेजी से ग्रो हो रही है, इसके पीछे एक रीजन है डिजिटलाइजेशन, ठीक है। अगर ये डिजिटलाइजेशन नहीं होता तो ये फिजिक्स वाला भी इतना तेजी से ग्रो नहीं करते। जब तक डिजिटलाइजेशन नहीं था, डिजिटल इंडस्ट्री नहीं थी, तब तक एक कंपनी को यूनिकॉर्न बनने में 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल इवेंट लग जाते थे। लेकिन आज आप देखेंगे कई सारी कंपनियों को, आप देखिए ना, आपने देखा आपके सामने जोमेटो आ गया, स्विगी आ गया, आपके ब्लिंकिट आ गया, फ्लिपकार्ट मिनट आ गया। फ्लिपकार्ट मिनट मतलब आपको लग रहा है कि पलक झपके और ये फ्लिपकार्ट मिनट जो है आ गए। आपने देखा कि ब्लिंकिट आपने सुना दिल्ली में आ रहा, विद इन ईयर 1-2 साल के अंदर हम लोगों को इधर यूज करता हूं मैं एकदम 20-15 मिनट के अंदर। बहुत पहले से काम हो रहा है, आइडियाज हो रहा है, सोचा जा रहा है, लेकिन कितना तेजी से ये हो गया। लेकिन अगर ये डिजिटलाइजेशन नहीं होता, किसी भी कंडीशन में नहीं, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। तो अभी काफी सारी कंपनियां अगर ग्रो हो रही है इतना फास्ट, तो उसके पीछे का रीजन है डिजिटलाइजेशन। संभावनाएं हैं, हाँ संभावनाएं हैं, बिल्कुल है। अच्छा कुछ कभी क्या होता है कि लोग कहते हैं कि मैं आपकी कंपनी में एंजल इन्वेस्टर रहूंगा, कुछ लोग कहते हैं कि सीड फंडिंग की जरूरत है। ये जो टर्मिनोलॉजी है, एंजल इन्वेस्टर क्या होता है और सीड फंडिंग क्या होता है? बहुत सिंपल सा टर्म है। एंजल इन्वेस्टर दैट मीन्स वेरी सिंपल कि इनिशियल डेज में एकदम बिल्कुल अभी आपकी कंपनी बॉर्न हो रही है, एकदम फर्स्ट स्टेज में है, वहां पर अगर कोई पर्सन आपके कंपनी पर, अगर आपके आइडियाज पर, बेसिकली हम बोलते हैं वहां पर, हम कंपनी पे नहीं बोलते, आपके आइडियाज के ऊपर कोई फंडिंग कर रहा और आपके ऊपर कोई फंडिंग कर रहा, उसको हम लोग सर एंजल इन्वेस्टर करते हैं, वेरी सिंपल। और सीड फंडिंग का भी वही मतलब है। वहां पर इनिशियल डेज में जो फंड मिलता है वो बहुत छोटा सा फंड मिलता है स्टार्टअप को किक स्टार्ट देने के लिए, तो वो सीड फंडिंग वाले पार्ट में आता है। अच्छा हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार स्टार्टअप के अंतर्गत 10 लाख रुपए का लोन देना शुरू किया है, कैसे देखते हैं आप? सर ये हमारे बिहार के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। जो स्टार्टअप बिहार पॉलिसी 2022-2027 में यहाँ पर गवर्नमेंट का टारगेट है पूरे बिहार से 1 लाख आइडियाज को कलेक्ट करना। 500 करोड़ का इन्होंने इसमें बिहार स्टार्टअप को फंडिंग के लिए गवर्नमेंट ने रखा। ये हमारे बिहार के लिए एक ऐसा इनिशिएटिव है जहां पर बच्चे सिर्फ जो सोच रहे थे कि गवर्नमेंट एग्जाम
बिजनेस करने के लिए पैसा लगता है, बिजनेस करने के लिए पैसा लगता है, इससे बेहतरीन कुछ और नहीं हो सकता है स्टार्टअप के लिए। मतलब अब अगर आपके पास फिर भी बहाने हैं कि मेरे को बिजनेस करना है लेकिन पैसे नहीं है, तो फिर कहूंगा कि आप बहानेबाजी हैं, ठीक है। इसके अलावा और आपको बहाने बनाने के अलावा कुछ नहीं आता। वहां पर शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग अपने आइडियाज को वहां पर पिच करना पड़ता है। वेरी सिंपल। और बिहार स्टार्टअप में हर किसी को लोन नहीं, लेकिन नहीं मिल रहा है, उन्हीं को मिल रहा है जिनको मतलब जो टीम है, जो टॉप की मैनेजमेंट है, जो कंसिडर कर रही है कि नहीं ये अच्छा कर लेगा। बिल्कुल अच्छी तो बात है ना। तो आपके आइडियाज में दम नहीं है, आप 10 लाख रुपए ले जाकर आप कुछ भी खोलकर बर्बाद कर दिए, तो वो तो 10 लाख रुपए तो खराब हो गया ना। तो अच्छी बात है कि आपके बिजनेस आइडियाज को टेस्ट किया जा रहा है। और मैं बता रहा हूं सर, आपने भी शायद अभी बीते कुछ दिन पहले 2 लाख या 1 लाख 4 लाख का कुछ एक फंडिंग किया है ना आपने भी? हम लोगों ने अपना इस फंडिंग स्टार्ट करा है जिनमेट का। हम लोगों ने बिजनेस सीड फंडिंग हम लोगों ने स्टार्ट करा। अभी हम लोगों ने उड़ान करा था, जिनमेट उड़ान। तो उसमें अभी हमारा इनिशिएटिव है कि पूरे इंडिया में जितने भी अच्छे बिजनेस आइडियाज हैं उसको हम लोग फंडिंग करें और इवन उन्हें गाइड भी करें, ताकि वो सिर्फ पैसे से ग्रोथ नहीं होगा, उनको हमारा ब्रेन चाहिए, हमारा एक्सपीरियंस चाहिए फास्ट ग्रोथ के लिए। कहते हैं लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन एक शॉर्टकट है सर कि दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखकर अपने आप को जो है ये मजा है। मतलब आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस वो हम सीख लिए करें, हम 15 साल अपना टाइम दें, आपसे बैठ के सीख लिए, आपसे बैठकर हमने सीखा, कर 5 दिन 10 दिन 15 दिन 30 1 महीना 2 महीना 4 महीना 1 साल 1 साल से ज्यादा। लेकिन मुझे 15 साल तो नहीं लगेंगे। नहीं, ये लाइफ का शॉर्टकट है और ये रियल शॉर्टकट है। मजा आ गया, ये तो मजा आ गया। बहुत शानदार चीज है। तो ये मुझे लगता है कि हर एक पर्सन को, जो मेरे से आगे आने वाले पर्सन जो अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, तो मैं अपना उन्हें पूरा कंप्लीट एक्सपीरियंस दूं और जेन्युइन तरीके से दूं। कई मरतबा अभी मार्केट में कि हम जो है आपके स्टार्टअप को ग्रो करने में हेल्प करेंगे, हम आपके लिए मेंटोर बनेंगे। तो मेंटोर कौन है? सिंपल सी पार्ट है कि जिनके पास उस फील्ड का डेप्थ नॉलेज है वही एक्चुअल में मेंटोर। आपके मेंटोर, आप हर फील्ड के मेंटोर, मैं एजुकेशन में मेंटोर बन सकता हूं क्या? पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। मैं किसी को ओपन करवा सकता हूं, स्कूल नहीं करवा सकता हूं। मेरे को आइडियाज करना है कि कैसे कैसे करना है, उसको मार्केटिंग कैसे करनी है, ब्रांडिंग कैसे करनी है, एज ए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आई कैन गाइड। वहां पर मैं मेंटोर हो सकता हूं। तो एक सही मेंटोर का भी फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में सर, आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप आपने करा जो भी, और आपने भी जिनमेट कंपनी को बहुत ऊंचाई पे ले गए। उसके बाद डक फोल्डर नाम की कोई कंपनी, आप डक फोल्डर आईटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है। उसके बाद एक ताजबरी स्टाइलो प्राइवेट लिमिटेड। ये दोनों क्या है? डक फोल्डर के बारे में और ताजबरी के बारे में थोड़ा सा बताइए। सो डक फोल्डर ऑलरेडी सर, ये मेरा कंपनी जो है डॉट कनेक्ट के नाम से चल रहा था, लेकिन डॉट कनेक्ट नाम हमें कंपनी में मिला नहीं, प्राइवेट लिमिटेड जब हमें करना था। तो अभी हमें इसका नाम बस चेंज करके डक फोल्डर आईटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड रखा, जहां पर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की कंप्लीट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। यस, पूरे वर्ल्ड वाइड। ओके। और एक ताजबरी के बारे में? ताजबरी स्टाइलो प्राइवेट लिमिटेड हमने ई कॉमर्स ब्रांड बनाया है, अभी जस्ट इसे स्टार्ट करा है। अच्छा, ई कॉमर्स आपने बनाया? ई कॉमर्स काइंड ऑफ अमेज़न, काइंड ऑफ ब्लिंकिट। ऑलरेडी मैं ई कॉमर्स में पहले छोटे वेबसाइट से काम किया था, बट आई वांट कि कुछ बड़ा ब्रांड क्रिएट किया जाए जो कि पूरे इंडिया में एक बड़ा नाम पहचान बन सके। तो आप यू आर ट्राइंग टू कम्पीट विद मीशो, यू आर ट्राइंग टू कम्पीट विद फ्लिपकार्ट, ट्राइंग टू कम्पीट विद अमेज़न? कोई कंपटीशंस नहीं है, कंप्लीट न्यू आइडियाज। आगे चलकर इसमें काफी सारे इनोवेशंस हैं, इसको B2B में कन्वर्ट करना एंड मल्टीपल थिंग्स हैं। तो अभी तो B2C है, अभी तो फर्स्ट फेज है, तो B2C है। यस, मल्टीपल टेस्टिंग के लिए कि कस्टमर का क्या रिएक्शंस एंड ऑल होते हैं, क्या एक्सपीरियंस है, यूजर एक्सपीरियंस क्या है, तो ये सारी चीजें। तो ताजबरी क्या ज्वेलरी का है या लाइफस्टाइल? ताजबरी बेसिकली अभी तो हम लोगों ने जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी से ही स्टार्ट करा है, बट आगे चलकर इसमें पूरा लाइफ स्टाइल एंड ऑल की प्लानिंग है, इसलिए हमने इसकी कंपनी का नाम भी है ताजबरी स्टाइलो प्राइवेट लिमिटेड। लाइफस्टाइल और फैशन वगैरह की चीजें भी आगे चलकर इसमें प्लानिंग है। किसी के बिजनेस को देखते हैं तो आप ये कैसे समझते हैं कि इस बिजनेस को स्केल किया जा सकता है और इसको नहीं किया जा सकता? उनके टीम को देखकर, उनकी मार्केटिंग को देखकर, उनके प्रमोशन को देखकर, उनकी ब्रांडिंग को देखकर, ये कुछ फैक्टर्स हैं। अगर आप इनको कोई भी पर्सन एनालिसिस करेगा तो एक लेवल पर उन्हें अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिजनेस को ग्रो कितना और किया जा सकता है। अगर उसने मार्केटिंग पर काम कर रखा है तो हम मार्केटिंग पर काम करेंगे, अगर उसने मैनेजमेंट पर काम कर रखा है तो हम मैनेजमेंट पर काम करेंगे, अगर उन्होंने ब्रांडिंग के ऊपर काम कर रखा है तो हम ब्रांडिंग के ऊपर। तो जहां जहां पर गैप है उस गैप को फिल करने के बाद ही समझ में आता है
उस गैप को जैसे फिल करेंगे तो कंपनी ऑलरेडी जो जिस स्टेज पे और उससे 2 गुना 3 गुना तो आगे जाएगी। अच्छा, आज के समय में नए एंटरप्रेन्योर्स को आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? कोई एक एडवाइस? फोकस, सिंपल। आज के डेट में फोकस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फोकस मारना या किसी गोल पे फोकस रहना? ये सही आपने क्वेश्चन पूछा है कि आज के एंटरप्रेन्योर जो है फोकस मारना, इन द सेंस मैं इसको इस तरीके से रिलेट कर पाता हूँ कि बस आप तो फोकस नहीं, आप तो बहुत सिंपल शर्ट सिंपल पैंट में आप तो फोकस नहीं मार रहे हैं। एग्जैक्टली अभी बताता हूँ कि आज के जो एंटरप्रेन्योर्स है वो कार्ड बनाएंगे, बिजनेस कार्ड बनाएंगे, उसमें फाउंडर एंड सीईओ लिख देंगे। बिजनेस का कोई ग्राउंड नहीं, लेकिन उनको फाउंडर एंड सीईओ करने में मजा आ रहा है, उनको फोकस करने में मजा आ रहा है, ठीक है। लेकिन वहीं पर फोकस करने की बात यह है कि अपने प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कीजिए, सर्विस के ऊपर फोकस कीजिए, डे बाय डे कस्टमर एक्विजिशन पर उस सब पे फोकस कीजिए। लोगों का ऑटोमेटिकली आपके ऊपर फोकस आ जाएगा, वो खुद सीईओ एंड फाउंडर बन जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारे कंपटीशन आ गए हैं, हर दूसरे घर में लोग एंटरप्रेन्योर बनने की चाहत रख रहा है और हजारों की तादाद में लोग एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। तो क्या कंपटीशन ज्यादा हो गया है एंटरप्रेन्योर के लिए? सर ये जो और कभी-कभी तो लोग बोलते हैं कि यार ये जोमेटो वाला तो मैंने सोचा था, यार ये तो ब्लिंकिट वाला मैंने सोचा था, लेकिन चलो ये आइडिया चला गया, अब लगता है नहीं हो पाएगा मेरा। तो आप कैसे देखते हैं इसको? मतलब कंपटीशन सच में बहुत ज्यादा हो गया है? पहले कंपटीशन को लेकर मेरा, क्योंकि हवा तो मार्केट में बनी हुई है। हाँ। पिछले 5 साल 7 साल में, पिछले 4-5 साल में, एक तो चूंकि मैं जरूर नाम लेना चाहूंगा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने जो शुरुआत में फ्री में पढ़ाना शुरू किया, उनके यूट्यूब चैनल पर जहां तक मुझे लगता है कि जितना अच्छा कंटेंट वो पढ़ाए और जो पढ़ाते हैं बिजनेस पर, ठीक है, तो उससे एक और भी बहुत सारे लोग हैं, तो उन सभी लोगों ने मिलकर क्या किया कि बिजनेस को बढ़ाने का कोशिश किया कि बिजनेस बढ़े, बिजनेस के बारे में लोगों में अवेयरनेस आए। तो अब मैं देख रहा था कि जब कभी किसी से मिलता था, अभी भी मिलता हूं, तो हर 3 में से 2 बंदा जरूर कहता है मुझे, 4 में से 2 बंदा, सर मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। तो कंपटीशन ज्यादा हो गया है क्योंकि हर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा है? नहीं सर, कंपटीशन कोई ज्यादा नहीं है। पहले तो ये मिथ को ब्रेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो हमारा टाइम है, हम लोग कहेंगे कि ये सबसे गोल्डन फेज अभी चल रहा है एंटरप्रेन्योरशिप का। अभी तो इंटर किया है। आप जब पूरा डेटा को देखेंगे, ठीक है, तो आप देखिएगा कि आप हंगर इंडेक्स पढ़ते होंगे, आप पढ़ते होंगे कि जॉब का इंडेक्स आप देखते हैं इंडिया में 24% या 28% के आसपास, एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, कि लोगों को जॉब नहीं मिल पा रहा। आप मुझे ये बताइए कि जॉब क्रिएट कहां से होगा? कहां से क्रिएट होगा? एंटरप्रेन्योरशिप से ही जॉब क्रिएट होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। और एक मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था किसी एक फाइनेंस एजुकेटर का, आई एम जस्ट मिसिंग आउट द नेम ऑफ दैट मैन, ही वाज सेइंग कि एमएसएमई को अगर बूस्ट नहीं किया जाएगा तो हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है, $1 ट्रिलियन जो भी हम लोग कहते हैं, वो नहीं हो पाएगा, कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सबसे पहले मिथ निकाल दे कि कंपटीशन नहीं है, बिल्कुल कंपटीशन नहीं है। दिस इज द गोल्डन टाइम। अभी आपको आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी गवर्नमेंट पुश कर रही है, पूरी इंडिया को लग रहा है कि नहीं, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में आना है। एक एनर्जी है पूरे, अभी कहते हैं कि जब एक ऑरा है, पूरा एनर्जी है, तब अगर आप करते हैं तो वो डेफिनेटली आगे बढ़ता है, अगर प्रॉपर माइंडसेट के साथ। और जो आपने सेकंड पॉइंट बोला कि अरे मेरा आइडियाज निकल गया, तो सिंपल सी बात है, जब आप आइडियाज के ऊपर काम नहीं करेंगे, आप छोड़ेंगे, तो दूसरा बैठा नहीं है, तो वो काम करेगा, वो अपना निकाल लेगा। हाँ, मैं भी एक टाइम में था, मैं ब्लिंकिट की बात कर रहा हूँ। ब्लिंकिट जैसा मैं आज से 6 साल पहले मैंने सोचा था, होलसेल मंडी के नाम से, सेम थिंग, 100 रुपया डिलीवरी पर हमारा डिलीवरी कॉस्ट फ्री हो जाएगा। टाइमिंग उस टाइम हमने 30 मिनट के अंदर डिलीवरी का प्रॉमिस करा हुआ था। लोकल मार्केट से लेकर मार्केट से कम प्राइस में उन लोगों को प्रोडक्ट मिल रहा था। हमने काम नहीं करा, उसने कर लिया, बन गया ब्लिंकिट। मैं सोच रहा हूँ कि अगर काश में गया होता तो आज ब्लिंकिट इतने करोड़ों की कंपनी, ठीक है। तो आप अगर कुछ चीजें छोड़ देंगे तो दूसरा इंसान तो आपके बिहार में काम तो कर ही रहा। वहां पर एक चीज है, मैं यहाँ पर जानता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप में, ये मुझे लगता है द पावर ऑफ संडे। द पावर ऑफ संडे, ये एक बहुत डेप्थ टॉपिक है जो लोग मिस कर देते हैं। आप नॉर्मल लोगों को लगता है संडे संडे आ गया। मुझे लगता है एज अ एंटरप्रेन्योर इस पॉइंट पर अगर आप फोकस करेंगे तो आप 2 महीने लोगों से आगे निकल जाएंगे। आप सिर्फ पावर, 1 महीने में कितने संडे आ रहे हैं? 4 संडे आ रहे हैं, 4 से 5 संडे आ रहे हैं। आप 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 48 कितने हो गए? 48, 49, 50, लगभग 1.5 महीने,
5 से, अगर कुछ में 5 है हाँ, डॉलर 50 to 52 तो 50 to 55 के आसपास में आ जाएंगे। अप्रॉक्स 2 महीने। आप सोचो, अब 2 महीने को ऐसे सोकर निकाल दीजिए, आप 2 महीने निकाल दीजिए, आप 2 महीने पीछे तो हो गए। वहीं पर एंटरप्रेन्योर यूटिलाइज करता है द पावर ऑफ संडे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर लोग चिल करते हैं, पार्टी करते हैं, और पूरे पैन इंडिया में तो ये वीकेंड को हमें एंजॉय करना है भाई, ग्लोरीफाई कर दिया, ग्लोरीफाई कर दिया गया, आप उसी में व्यस्त रहिए। और जिसने पावर ऑफ संडे को समझा वो नेक्स्ट लेवल पर, उससे एटलीस्ट 1.5 महीने आगे तो निकल जाएगा कम से कम प्रॉपर। तो ये पावर ऑफ संडे को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक इसके पहले कि हम लोग पॉडकास्ट को एंड करें, 1-2 सवाल मैं देखना चाहूंगा। बिजनेस में फेलियर तो आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा, बी रेडी। आप तो बड़ा ही कॉन्फिडेंटली जवाब, देखिए ठीक है, आप फेलियर को फेस भी किए हैं, आपकी जर्नी जानता हूं आपने, अभी हम लोग बुक भी यहाँ देख रहे हैं आपकी, रखी मिडिल क्लास एंटरप्रेन्योर, तो अच्छी बात है। लेकिन मुझे ये जानना है कि भाई बिजनेस में जब फेलियर आएगा तो किया क्या जाए उस समय? क्या कर्जा लिया जाए, फिर वापस 2 साथी से दोबारा खड़ा हुआ जाए, या बंद कर दिया जाए, वापस नौकरी में चला जाए, क्या हो जाए? और एक उसी के साथ एक और सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि नौकरी करने वाले नौकरी के मुंह में, क्योंकि सैलरी, ऐसा कहीं मैंने पढ़ा है कि सैलरी इज दैट काइंड ऑफ ड्रग, वो ऐसा ड्रग है जो 1 तारीख को आती है और आपको कभी भी अमीर बनने नहीं देती। सैलरी कितना होगा? 50, 60, 70, 80, 90 होगा, उससे ज्यादा सैलरी क्या होगा? लेकिन जनरली सच बात है, इट इज लाइक अ ट्रू लाइन सर, जो कि हमने फील भी करा है। मेरे पास बहुत ज्यादा, आज से 7 साल पहले मैंने जॉब करा था, 8,000 10,000 का जॉब था। उस जॉब में मैं जब कर रहा था, और उस जॉब से निकलना, मतलब मेरे को अपना बिजनेस पर ही जाना है, फिर से बिजनेस पर ही जाना है, उसको छूटने का डर आपके मन में एक फियर तो बन जाता है। लेकिन फिर उसके पीछे वही स्ट्रॉन्ग रीजन है कि आप कितना अपने आइडिया से कन्विंस है, खुद से पहले खुद को कन्विंस करना, दुनिया बिलीव इन योर आइडिया, दैट योर आइडिया कैन मेक अ डिफरेंस टू द वर्ल्ड। यस, तो ये अगर आपके पास है तो फिर आप जॉब को छोड़ पाएंगे, अदरवाइज तो नहीं छोड़ पाएंगे एक ट्रैप में। और जहां पर आपकी सैलरी 50,000 से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का है, तो फिर वो तो और डिफिकल्ट होता है। अच्छा, एक और मार्केट में है कि मैं शादीशुदा हो गया, 30 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। देखिए, हर लोगों के साथ में जो है ना एक अपना एडवांटेज है। अगर मैं बोलूं कि एक यूथ के पास, जैसे बोलते कि अरे अभी तुम्हारा टाइम है, अभी कर लो जो करना है, तो इनके पास यही एडवांटेज है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, बट इनके पास एक्सपीरियंस भी तो नहीं है। आपके पास, आप 30-35 साल में आ गए, ठीक है, आपके पास एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, एक्सपीरियंस तो है, तो वो एक्सपीरियंस और टाइम को अगर आप मैच करेंगे तो लगभग इक्वल पर आएंगे, लगभग आप ऑलमोस्ट इक्वल पर आएंगे। तो ये सबके साथ एडवांटेज है। आप बोलते हैं कि फीमेल नहीं कर सकती है, आप सोचिए ना, आप टू बी ऑनेस्ट अपने दिल से बोलिए, अगर एक लड़की कोई प्रोडक्ट सेल करेगी तो आपका ट्रस्ट और ज्यादा होगा कि भाई ये लड़की गलत नहीं करेगी, क्योंकि लड़की का वो मार्केट में उस तरीके से हमारी सोसाइटी ने बनाया है कि भाई ये गलत नहीं कर सकती है, तो उसका प्रोडक्ट में, क्योंकि जैसा मेरे पिताजी ने बहुत पहले सिखाया था, लड़की या तो अच्छी होती या तो बहुत अच्छी होती। हाँ, अच्छी होती या बहुत अच्छी होती, यही है। तो अगर वो स्टार्ट करती है ना, तो लोग उनको पुश करते हैं, लोग उनको 10 लोग हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन अगर एक जो है मेल पर्सन स्टार्ट करता है, तो वहां पर उनको तो चैलेंजेस फेस करने होते हैं। अब मेल के पास अपना एक एडवांटेज है कि 10 दुनिया घूम सकता है, 10 जगह जा सकता है, फियरलेस है एकदम कि चलो हमको कुछ नहीं है। लेकिन गर्ल्स के साथ ही प्रॉब्लम। तो अगर वो ओवरऑल करेंगे तो सबके पास इक्वल पावर्स हैं। तो आपको फेलियर को थोड़ा सा बताएंगे, बिजनेस के फेलियर को डील कैसे करें? बिजनेस के फेलियर को डील करना होगा अपनी स्किल से ही। आपको जो है वो आप उसके ऊपर कितना काम कर रहे हैं, उसको कितना नर्चर कर रहे हैं। और अगर आप फेल हुए तो दुनिया की ये माइंडसेट में आपको लेकर चलना होगा, दुनिया की कौन सी ऐसी चीज है जिसमें लोग फेल नहीं हो रहे हैं। आपको रियल एग्जाम्पल्स देखने, 10 एग्जाम 5 एग्जाम अलग अलग चीजों को देखिए, क्या उसमें आप फेल नहीं हो रहे, लोग भर भर के फेल हो रहे हैं। तो ये माइंडसेट में लेकर चलना होगा कि भाई स्टार्ट करें तो फेल होंगे, गिरेंगे ही, अप्स एंड डाउन्स आएंगे ही आएंगे, लेकिन अपने आइडियाज को बार बार नर्चर करते रहिए और उसको टेस्ट कीजिए। बड़ा पैसा लगाने से पहले उसको छोटे लेवल पर टेस्ट कीजिए कि ये चलेगा नहीं चलेगा। मार्केट रिसर्च यही आपको कॉन्फिडेंस देगा। अच्छा, आपकी एक किताब है मिडिल क्लास एंटरप्रेन्योर। हाँ, ये किताब है इनकी, मिडिल क्लास एंटरप्रेन्योर। तो भाई आप तो, और अमेज़न बेस्ट सेलर भी रही है। अमेज़न बेस्ट सेलर रही है।
तो थोड़ा सा आप मुझे ये बताएं कि ये जो आपकी बुक है ये किसके लिए है? ये ओवरऑल सर मैं डेडिकेट तो करता हूँ पूरे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं सभी लोगों के लिए मैं ये डेडिकेट करता हूँ, बट स्पेशली फॉर मिडिल क्लास एंटरप्रेन्योर। इसलिए बुक का नाम ही हमने मिडिल क्लास एंटरप्रेन्योर रखा है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे ना जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं उनके माइंड में सबसे बड़ा ये कंडीशनिंग किया गया कि हमारे लिए तो बिजनेस है ही नहीं। जबकि मुझे लगता है इफ वन कैन डू एनी कैन डू, अगर कोई ये कर सकता है तो दुनिया का कोई इंसान कर सकता है। वेरी सिंपल, ये बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मिडिल क्लास एंटरप्रेन्योर बस ऐसे लोगों के लिए एक कह ले कि पार्ट ऑफ लर्निंग है जो एकदम मिडिल क्लास बैकग्राउंड से निकल कर आ रहे हैं, लोअर मिडिल क्लास से निकल कर आ रहे हैं कि यार आप भी कुछ कर सकते हो और कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है किसी भी कंडीशन में। दैट्स इट। तो इसी का ये सॉल्यूशन है कंप्लीटली। एंड ओवरऑल जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए तो है कि कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, क्या जर्नी होनी चाहिए। कुछ पॉइंट्स हमने डेप्थ में लिखा है, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर भी काफी है, और कुछ हमने अपनी भी स्टोरीज भी इसमें करा है जिसमें कि आपने काफी सपोर्ट करा है इस बुक को लिखने में। थैंक्स टू यू। नहीं ऐसी बात है। देखिए बात क्या है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि बुक में जो भी है वो सत्य है जी। ये सबसे खुशी वाली बात मुझे लगती है कि किताब में हम लोग जो भी लिखते हैं, जो भी हम लोग कंसल्टिंग और कोचिंग करते हैं, और ऑथर को हम लोग हमेशा ये कहते हैं सच लिखिए, दिल से लिखिए, कुछ गलत नहीं लिखना है, जो सच है वही लिखना है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, और आपकी यात्रा पूरी है उसमें, तो वो एक कमाल की बात है। बाकी आपकी इस बुक को मैं अभी लूंगा और इसको पढ़ूंगा और इसको अच्छे प्रॉपर रिव्यू दूंगा। और चलते चलते मुझे एक बात बताइए कि पर्सनैलिटी, जब आपकी पर्सनैलिटी चेंज होती है तो मिरेकल होता है। बिल्कुल होता है। तो आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने के लिए कौन कौन से मिरेकल करने वाले हैं? कम से कम आप तो करने वाले होंगे, 1-8 दर्जन कर रहे होंगे, लेकिन क्योंकि अभी जो मनीष रावत मुझे दिखाई दे रहे हैं और 6 महीने बाद जो मुझे मनीष रावत दिखाई देंगे जनवरी फरवरी में 2026 सरस्वती पूजा के आसपास में, वो थोड़ा सा डिफरेंट होंगे। बिल्कुल। तो उसमें एक मिरेकल मुझे अब बताइए जो आप करने वाले हैं। द मिरेकल ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये हमारे अपकमिंग बुक का एक टाइटल भी है। वाह। सो मुझे लगता है कि हर एक इंसान को अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करना चाहिए, और अगर आपको एकदम उभर कर आना है और हर 6 महीने के बाद आपको लगे कि आप में कुछ नई चेंज आई, तो इनर पर्सनालिटी के ऊपर आपको काम करना चाहिए। कितना पेशेंस है, आप अपने पेशेंस को और कितना बिल्ड कर रहे हैं, आप कितना पोलाइट हैं, दूसरे से आप जब मिल रहे हैं तो उनके बारे में आप जानने में कितना दिलचस्पी रखते हैं। आप अपना तो सिर्फ बड़बड़ बोले तो नहीं जा रहे हैं, राइट। तो ये सारे पार्ट है मिरेकल में जो कि मैं अभी भी डेवलप करने की और कोशिश कर रहा हूँ। वो तो जाहिर ही रहेगा, जब तक है तब तक तो वो रहेगा। डिसिप्लिन मुझे लगता है इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ पर्सनालिटी, सर्टेनली, बिल्कुल है। और इसके अलावा कई सारे पॉइंटर्स हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है अभी तो कोर्स इसी के ऊपर काम करोगे और डिसिप्लिन हो जाए और पंक्चुअल हो जाए, और कितना हम इजी के साथ लोगों से मिले, उनके बारे में कितना समझे, तो ये अभी तो ये सारा पार्ट। अच्छा, हमारे पॉडकास्ट में एक रूल है कि जो भी हमारे गेस्ट आते हैं वो मेरी तारीफ जरूर करें। अरे सर तो ये तो आप थोड़ा करना पड़ेगा बेसिकली। और गाइस मैं आपको बता दूं, इसमें कोई पैसा का ट्रांजैक्शन नहीं, कुछ नहीं है मेरे भाई। कमेंट बॉक्स में नीचे लिख मत देना कि पैसा वैसा की कहीं कोई बात है। पिछली बार कुछ लोगों ने लिख दिया था कि कितना पैसा, भाई कोई पैसा वैसा नहीं लिया। मेरा चैनल बहुत छोटा है, 6000-8000 में मुझे देके क्यों प्रमोट करेंगे? इनको प्रमोट भी करना होगा तो बड़े चैनल को प्रमोट करेंगे, कॉमन सेंस लगाइए। हाँ, तो कुछ तारीफ कर दीजिए। तारीफ अभिषेक सर की तारीफ की जहां तक बात करी जाए, मतलब सर, मतलब आज तक हमने जो है आपके जैसा पर्सन नेटवर्किंग में कभी नहीं देखा है। मतलब नेक्स्ट लेवल, आज तक मेरे माइंड में दूसरा नाम भी नहीं है कि नेटवर्किंग के लिए हमने किसी पर्सन को देखा। नेटवर्किंग इन द सेंस नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्किंग मींस अच्छे लोगों को आप कैसे अट्रैक्ट करते हैं। एंड मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपसे कुछ सीखूं। तो दूसरी चीज है जो आपने स्टडी करा है, 500 बुक्स, मतलब लिटरली ये एक लगता है कि एक स्टेज पर जाना, और जिस इंसान ने 500 बुक पढ़े हैं उसके पास अगर उस 5 बुक के 5 थॉट भी निकाल लिए जाए तो 2500 ऐसे थॉट्स होंगे जो कि बहुत कॉन्क्रीट होगा। और जिस इंसान के अंदर 2500 ऐसे स्ट्रॉन्ग थॉट्स हैं उनके बारे में तारीफ करने की जरूरत नहीं है। लिटरली आपने जो मेहनत करा है सर, नेक्स्ट लेवल। मैं तो बार बार रिकमेंड करता हूँ आपके बुक को,
यू आर अनस्टॉपेबल, माइंड ब्लोइंग, नेक्स्ट लेवल, जो आपने उसमें मेहनत करा है, यू आर अनस्टॉपेबल एंड गाइस यू आर अनस्टॉपेबल, राइट? कि मतलब रुकना कहाँ है यार, कहाँ जीवन में रुकने की चीज है? एक लाइफ मिला है, जी लीजिए ना, खुलकर जी लीजिए, जो दिल में आए उसको कर लीजिए, क्योंकि यही एक लाइफ है। इसके अलावा और कोई आपके पास दोबारा लाइफ आएगा? आप पिछले जन्म को जानते हैं क्या? अगले जन्म के बारे में जन्म है, यही स्वर्ग और नर्क, मुझे तो यही लगता है। और लक एंड ऑल से बेटर पार्ट है, अगर लक है तो मेरे भी हिस्से में होगा। हार्ड वर्क के ऊपर बिलीव कीजिए, जो कि मैंने आपसे सीखा है, कंसिस्टेंट। गाइस एक सिंपल सी चीजें बताता हूं, आप में से काफी सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप में आएंगे। एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। इस चैनल को जाना और स्क्रॉल करके देखो कितने वीडियोस हैं, कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कितने व्यूज आ रहे हैं, और इनकी एडिटिंग को देखो कितना उसके ऊपर काम किया जा रहा है, वीडियो में देखो डेप्थ कितना है, लेकिन कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं हो रहा है। दिस इज द हार्ड वर्क, आपको ये करना ही पड़ेगा। आप इसके बिना आप सोचते हो कि मुझे कुछ बड़ा मिल जाएगा, तो आपको क्यों मिलेगा? जब इंसान यहां पर बैठकर मेहनत कर रहे हैं तो इनको मिलेगा या आपको मिलेगा 2 वीडियो 4 वीडियोस के लिए? तो आपको हार्ड वर्क, रिजल्ट की अपेक्षा किए बिना आपको लगातार काम करते रहनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है। हाँ, मैं और ये सर सबसे बड़ा, अगर किसी पॉइंट को सबसे नंबर 1 पर करूं तो मैंने आपसे हार्ड वर्क सीखा है। लिटरली मैंने सीखा है कि मतलब पैसे एंड ऑल एक साइड रखो। हाँ, उसको थोड़ा सोसाइटी को हम क्या दे सकते हैं, वही होना है, क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहले वही इंसान को एक वीडियो के लिए मैं आपको एक टास्क देता हूं। अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आप एक सर का कोई वीडियोस देखो, ठीक है, और आप देखकर कॉपी करने की कोशिश करो। दैट्स इट। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ रिसर्च तो कर ही नहीं पाओगे, अभी उतने लेवल पर जाओगे तो मैं अब आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ कि नहीं कर पाओगे। मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ हार्डवर्क के बिना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि इनके जो वीडियोस है उनको कॉपी करो, उनको बोलने के लिए उनके जितने भी रिसर्च आपको दिख रहा है वीडियोस में, काफी सारे रिसर्च पेपर होंगे, आप उसी को बस फाइंड करो। आपको समझ में आएगा कि एक वीडियोस को बनाने में कितना मेहनत लगता है, कितना हार्डवर्क लगता है। तो एक्चुअल में आपको जो है इस वीडियोस के पीछे भी काफी हार्डवर्क, ताकि आपको कुछ बेटर मिल सके, सोसाइटी को कुछ नई लर्निंग। वही चीज है। और ये कैमरा पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मेरे यूट्यूब में जो भी, जैसे आपने कुछ एक्सपीरियंस किया तो मैंने भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है कि इस धरती पे अगर मेरे यूट्यूब जर्नी में किसी एक इंसान ने साथ दिया है तो वो आप ही है। अरे सर, ये सच्चाई है, किसी ने साथ नहीं दिया है और मैंने किसी से कहा भी नहीं कि मुझे सपोर्ट की जरूरत है। तो मुझे याद है कि जब मैं शुरुआत करता था, देखिए चैनल तो मेरा 1 मिलियन जाएगा, अरे जाएगा, आज जाए कल जाए, 1 साल बाद है, वो तो लेके जाएंगे। और ये ऑडियंस लेके जिंदा है ना, तो जब हम मर जाएंगे तभी ये संभव है कि ना जाए। जिंदा रहते हुए तो जाना ही जाना, नहीं का प्रश्न नहीं है। तो हमको याद है कि आपने एक बार, मैंने कहा कि भाई मनीष जी आपके नीचे वाले स्टूडियो मुझे शूटिंग करनी है, तो आपने कहा मुझे कि सर आप एक काम कीजिए, मैं आपको चाबी ही दे दूंगा। आई वॉज वेरी इमोशनल। आप समझ रहे हैं, आपके कमरे की पूरी चाबी देना, पूरा एसेट्स उसमें था, और आपने बोला कि नहीं सर आप उसका जितना आपको वीडियो शूट करना है कर लीजिए। तो इट वॉज वेरी इमोशनल। तो आपने शुरू से ही, और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपका जो सपोर्ट मिला तो मुझे वो हिम्मत और मिली कि नहीं, कोई नहीं है, मनीष जी हैं हमारे साथ यूट्यूब जर्नी में, जो भी उनसे जितना हो पा रहा है जिस तरीके से वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आप मेरा शुरुआत का वीडियोस आप ही एडिट किए हैं, वहां से मतलब 6000 8000 या 4000 में, मुझे याद भी नहीं है, तो वहां से लेके आज तक 2.5-3 साल हो रहा है टोटल, तो वहां से लेके आज तक आप हमेशा मेरे साथ हैं। और इधर भी हमने कुछ कहा, आपको रिक्वेस्ट की थोड़ा सा इस तरीके से कीजिए, तो आपने रिक्वेस्ट को कंसीडर किया कि नहीं आप कंटेंट बनाइए, हमारा सपोर्ट रहेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप सपोर्ट अभी भी आपका है। तो मैं कभी भी 1 मिलियन में जाऊंगा तो मैं कभी आपको नहीं। अरे सर बस ये सच्चाई है, आपको मैं भूल नहीं सकता। बेसिकली जो है ना, जब इंसान मेहनत करता है तो अगर उस माइंडसेट के पर्सन होते हैं तो उसको हेल्प, तो वो मतलब बाय हार्ट आता है कि नहीं यार इंसान को तो करो, ठीक है। अगर ये नहीं करेंगे तो हमारी फेलियर है, ठीक है। तो ये जस्ट है, और बाकी हम लोगों का काम है कि लोगों को, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करें ज्यादा से ज्यादा। अगर आपकी ग्रोथ होगी तो अल्टीमेट छोटा सा ही पार्ट के एक कंट्रीब्यूशन का पार्ट रहा तो मुझे बहुत खुशी मिलेगा कि आपकी चैनल तो बस ग्रो है, और सब्सक्राइब करो, बढ़ाओ, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ मनीष रावत, जो कि एक सफल एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं, जो अभी अपने 20s में ही है, काफी यंग है, आप देख रहे हैं। इनका अभी बॉडी ही नहीं, इनका सिर्फ स्केलेटन आया है, बॉडी भी आनी बाकी है। तो ये थे हमारे साथ मनीष रावत जी। तो दोस्तों किसी शायर ने बखूबी कहा है
कि टूटी टहनी ही पतवार बनती है, टूटी टहनी ही पतवार बनती है, चिंगारी भड़क कर ही अंगार बनती है, और रौंदी गई है जिस मिट्टी को बेबस समझकर, रौंदी गई है जिस मिट्टी को बेबस समझकर, एक दिन वही मिट्टी ऊंची मीनार बनती क्या है। बात है। तो दोस्तों, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, लबों पे नया गीत सजाते रहिए। टूटा है दिल तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं दिल लगाए रखिए, अपना ख्याल रखिए, और बहुत जल्दी मिलेंगे अपने अगले पॉडकास्ट जिंदगी एक मोटिवेशन में। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि अगले कौन से गेस्ट से आप मिलना चाहते हैं, या अगर आप हमारे पॉडकास्ट पे आना चाहते हैं तो हमारे ईमेल आईडी को, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां पर आप मेल कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। तो तब तक बहुत बहुत थैंक यू सो मच। धन्यवाद।